अचानक वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO जैसे नाम पॉपअप हो जाएं? हाँ, और लगता है कि यार ये सब क्या है। एग्जैक्टली ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम्स में ऐसे आते हैं जैसे फैमिली फंक्शंस में दूर के रिश्तेदार। मतलब पता इंपॉर्टेंट है, पर असल में करते क्या है ये समझना मुश्किल लगता है। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आज हम इन दूर के रिश्तेदारों से दोस्ती करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेक देम सुपर इजी एंड मेमोरेबल। आज की हमारी चर्चा यूपीएससी प्रीलिम्स के एक्सटर्नल सेक्टर के एमसीक्यूज पर है। We'll break down every single question, every single option, and I promise, आखिर तक you'll feel like an expert. सो आर यू रेडी? शुरू करने से पहले जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना so you don't miss out on anything. Let's start this amazing journey. एग्जैक्टली आज का हमारा मिशन है इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डीमिस्टिफाई करना। तो हमारा लर्निंग मैप क्या है आज का? आवर लर्निंग मैप फॉर टुडे इज पैक्ड। हम 2015 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिकली। ओके We'll start with who publishes the Global Economic Prospects Report. फिर हम WTO की दुनिया में डाइव करेंगे, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और वो फेमस एम्बर, ब्लू, ग्रीन बॉक्सेस। हाँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रुपी कन्वर्टेबिलिटी और इंटरनेशनल लिक्विडिटी जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ओके We'll also touch upon Basel III norms, the IMF's STR basket और ease of doing business और global competitiveness report जैसे important indices। वाओ ये तो फुल मैराथन है। हाँ, तो grab your coffee और चलो शुरू करते हैं। Okay, let's unpack our first question from UPSC 2015. हाँ, Question: Which one of the following issues the Global Economic Prospects Report periodically? options and Asian Development Bank, B. The European Bank for Reconstruction and Development, C. The US Federal Reserve Bank, D. The World Bank. broad micro theme reports by international organizations। Okay, classic report and publisher वाला सवाल. बिल्कुल। तो देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी का एनुअल हेल्थ चेकअप है। Health checkup. हाँ, ये बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी आगे कैसे ग्रो करेगी, क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तरह से प्लैनेट का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, तो इसे अप्रोच कैसे करें? ऑप्शंस काफी सिमिलर लगते हैं. इसमें लॉजिक और एलिमिनेशन बेस्ट है। रिपोर्ट के नाम में कीवर्ड क्या है? ग्लोबल। Right, global. अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाम में ही एशियन है। तो इसका फोकस एशिया पर होगा, ग्लोबल नहीं. एग्जैक्टली। ऑप्शन बी, द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अगेन फोकस यूरोप पर है, ग्लोबल वर्ड मैच नहीं करता। ये भी गया. ऑप्शन सी, द यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, ये यूएस का सेंट्रल बैंक है, इनका प्राइमरी कंसर्न यूएस इकोनॉमी है, पूरी दुनिया नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता. बचा क्या? ऑप्शन डी, द वर्ल्ड बैंक, इसके नाम में ही वर्ल्ड है। हाँ ये लॉजिकल है. इट्स अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिसका मिशन पूरी दुनिया में पॉवर्टी रिड्यूस करना और डेवलपमेंट प्रमोट करना है। सो अ ग्लोबल रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक मेक्स परफेक्ट सेंस। बिल्कुल, तो सही जवाब है डी. पर इसमें कुछ और भी याद रखने जैसा है, कंफ्यूजन हो सकता है. एब्सोल्युटली। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। याद रखना, आईएमएफ जो वर्ल्ड बैंक की सिस्टर इंस्टीट्यूशन है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय IMF. हाँ, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF पब्लिश करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। गॉट इट. इस क्वेश्चन के लिए मेमोरी हैक सिंपल है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इज इक्वल टू वर्ल्ड बैंक। कीवर्ड्स कनेक्ट करो, ग्लोबल और वर्ल्ड एक ही टीम में है। परफेक्ट. इन शॉर्ट, वर्ल्ड बैंक इज आवर आंसर बिकॉज इट्स मैंडेट इज ग्लोबल. चलो अगले सवाल पर चलते हैं. यस, फ्रॉम 2015 अगेन। Question: The terms agreement on agriculture, agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures, and peace clause appear in the news frequently in the context of the affairs of the. Options: A, Food and Agricultural Organization, B, United Nations Framework Conference on Climate Change, C, World Trade Organization, D, United Nations Environment Program. Broad micro theme: World Trade Organization, WTO, and its agreements. ओके, यहाँ काफी टेक्निकल टर्म्स हैं। हाँ, तो पहले WTO का रोल समझते हैं. देखो, WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड का रेफरी है। रेफरी, ओके. इसका मेन गोल है ट्रेड को स्मूथ और प्रिडिक्टेबल बनाना। अब इन टर्म्स को देखते हैं। ठीक है. पहला, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या AOA। ये ट्रेड रूल्स हैं स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कीवर्ड ट्रेड रूल्स। राइट. दूसरा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स या SPS एग्रीमेंट। ये फूड सेफ्टी और एनिमल प्लांट हेल्थ से रिलेटेड रूल्स हैं, ये क्यों? ताकि कोई देश इनके नाम पर अनफेयर ट्रेड बैरियर्स ना लगाए। अगेन रिलेटेड टू ट्रेड। ओके, गॉट इट. और पीस क्लॉज? पीस क्लॉज एक टेम्पररी सोल्यूशन था जिससे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को WTO में सू होने से प्रोटेक्शन मिली अगर वो अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए 10% सब्सिडी लिमिट को क्रॉस करते हैं। अच्छा, तो ये भी ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड है. एग्जैक्टली, सारे टर्म्स डायरेक्टली ट्रेड से जुड़े हैं। अब ऑप्शंस देखो। ऑप्शन ए, FAO फूड और एग्रीकल्चर से डील करता है बट नॉट विद ट्रेड रूल्स. करेक्ट। ऑप्शंस बी, UNFCCC और D, UNEP एनवायरमेंट से रिलेटेड है, नो कनेक्शन। तो बचा सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. परफेक्ट फिट. हाँ, मेमोरी हैक क्या है?
WTO को ग्लोबल कॉमर्स का बिग बॉस समझो। जितने भी अग्रीमेंट्स या क्लॉजेस ऑन ट्रेड की बात हो, द फर्स्ट नेम दैट शुड कम टू माइंड इज WTO। Great. So, in short, all three terms are instruments to regulate international trade, which is the core business of the WTO. Next one. Yes, a concept-based question from 2015. Question. Convertibility of rupee implies Developing an international market for currencies in India. broad micro theme. Currency exchange and convertibility. Convertibility ये टर्म बहुत सुनती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है? करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि आप कितनी आसानी से अपने देश की करेंसी जैसे रुपी को दूसरी करेंसी जैसे डॉलर में बदल सकते हैं और वाइस वर्सा भी? और वाइस वर्सा भी। इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज बिना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल। सोच लो, यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द यूएसए। आपको अपने रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कराना होगा। अगर आप ये आसानी से कर पाते हैं, दैट्स कन्वर्टेबिलिटी। सिंपल। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड की बात है, which is an outdated system. Incorrect. ओके। Option B, allowing the value of rupee to be fixed by market forces. ये डिस्क्राइब करता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कन्वर्टिबिलिटी का एक रिजल्ट है, बट नॉट द डेफिनेशन इटसेल्फ। अच्छा, ये रिजल्ट है, डेफिनेशन नहीं। यस। ऑप्शन डी, डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज। ये भी कन्वर्टिबिलिटी का एक कॉन्सिक्वेंस है, डेफिनेशन नहीं। तो ऑप्शन सी, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। This is the perfect textbook definition. It captures the essence of convertibility. राइट। इज द रुपी फुली कन्वर्टेबल टुडे? Great question. इंडिया में रुपी is partially convertible. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए फुल्ली कन्वर्टेबल है, बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके। इसका मेमोरी हैक तो वर्ड में ही है, कन्वर्ट एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू कन्वर्ट। सिंपल ना? हाँ, बिल्कुल। So, convertibility is simply the freedom to exchange your currency. Option C describes this perfectly. Next question. Okay, from 2015 again, financial newspapers में देखा होगा। Question. Basel III Accord, or simply Basel III, often seen in the news, seeks to A, develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity. B. Improve banking sector's ability to absorb shocks from financial and economic stress and improve risk management. C, reduce the greenhouse gas emissions but places a heavier burden on developed countries. D. Transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of chlorofluorocarbons. Broad micro theme, banking sector reforms. Okay, ये तो elimination के लिए perfect question लग रहा है. It is a beautiful example of elimination. थोड़ा logic लगाओ. Basel Accords क्या हैं? They are basically a set of international banking regulations. Simple words में, banks के लिए safety rules. Safety rules. हाँ, सोचो, अगर एक बड़ा बैंक फेल हो जाए तो पूरी इकोनॉमी डूब सकती है। Basel Accords try to prevent this by making banks stronger. अब options देखो। Option A talks about biological diversity, environment. Option C, greenhouse gas emissions. फिर से environment. Option D, chlorofluorocarbons. Again, environment. तो even if you don't know what Basel III is, अगर आपको इतना पता है कि it is related to finance or economics, you can easily eliminate A, C and D. बचा क्या? Option B, improve banking sector's ability to absorb shocks. Perfect. Exactly. और इसका memory hack? सोचो, Basel provides a strong base for the banking system. A strong base helps a building withstand an earthquake. और Basel norms help banks withstand financial shocks. Cool ना? बहुत cool. In short, Basel equals banking. बाकी सब distractors है. चलो आगे. एक और concept based सवाल from 2015. Question. The problem of international liquidity is related to the non-availability of A, goods and services. B, gold and silver. C, dollars and other hard currencies. D, exportable surplus. broad micro theme, balance of payments and forex. फिर से एक technical term, international liquidity. Sounds heavy, but it's simple. सोचो, ये एक कंट्री का इंटरनेशनल वॉलेट है। International wallet. हाँ, इस वॉलेट में वो एसेट्स होते हैं जिससे कंट्री अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकती है, जैसे इंपोर्ट्स का बिल पे करना। द की इज दैट दीज एसेट्स शुड बी इजीली एक्सेप्टेड एवरीवेयर। Okay, तो options में से क्या fit होता है? लेट्स सी। ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो वो चीजें हैं जो हम खरीदते हैं, ये पेमेंट का मीडियम नहीं है। ठीक है. ऑप्शन बी, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, बट आजकल अकेले गोल्ड से काम नहीं चलता, और सिल्वर अब प्राइमरी मॉनेटरी एसेट नहीं है, सो इनकम्प्लीट है। Okay. ऑप्शन डी, एक्सपोर्टेबल सरप्लस। एक्सपोर्ट्स करके ही तो हम फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, जो लिक्विडिटी बनती है, बट एक्सपोर्टेबल सरप्लस इज द सोर्स, नॉट द लिक्विडिटी इटसेल्फ। Ah, source versus the asset itself. एग्जैक्टली। ऑप्शन सी, डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसीज। बिंगो। आज की दुनिया में यूएस डॉलर, यूरो, येन एटसेट्रा आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दीज आर कॉल्ड हार्ड करेंसीज। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। तो international liquidity में और क्या-क्या आता है? गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। IMF के अकॉर्डिंग इसमें गोल्ड, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और SDRs भी इंक्लूड होते हैं। Okay. मेमोरी हैक। सोचो, लिक्विड मतलब कैश जो आसानी से फ्लो करता है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी मतलब ऐसी करेंसी जो इंटरनेशनली कैश की तरह चले। एंड व्हाट्स द किंग ऑफ इंटरनेशनल कैश?
the US dollar and other hard currencies. You got it. So in short, international liquidity is all about having enough globally accepted currencies to pay your international bills. Great. चलिए अब 2016 के पेपर पर चलते हैं. First question from 2016. Question. European Stability Mechanism, sometimes seen in the news, is an Options हैं. A. Agency for Refugees. B. Agency providing financial assistance to Eurozone countries. C. Agency for Trade Agreements. D. Agency for Conflict Resolution. broad micro theme. International Financial Institutions. European Stability Mechanism. Keyword stability लग रहा है. It is the most important clue. ESM basically Eurozone का permanent bailout fund है. Bailout fund. हाँ, यूरोजोन डेट क्राइसिस के बाद बनाया गया था, जैसे ग्रीस को फाइनेंशियल ट्रबल से निकालने के लिए. ये एक फाइनेंशियल फायर फाइटर है यूरोजोन के लिए. तो यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. बिल्कुल. अब ऑप्शंस देखो. ऑप्शन ए रेफ्यूजीज, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है. ऑप्शन सी ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये WTO का काम है. ऑप्शन डी कॉन्फ्लिक्ट्स, ये पॉलिटिकल फंक्शन है. और ऑप्शन बी है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज. परफेक्ट मैच. करेक्ट. इसका मेमोरी हैक भी सिंपल है. Stability equals to financial stability. The ESM provides a stable financial base for countries in crisis. Makes sense. Financial Rescue Fund. Now, next question is back to the WTO. When FCCFS D-India-EU negotiations on FTA. Broad micro theme. WTO and agricultural subsidies. ये टर्म सुने मैंने. सब्सिडीज से रिलेटेड है, राइट? Exactly. ये boxes agricultural subsidies की categories हैं under the WTO's agreement on agriculture. इनमें एक traffic light analogy use होती है. Traffic light analogy. Interesting. हाँ. Green box. Green मतलब go. ये सब्सिडीज अलाउड हैं क्योंकि इनसे ट्रेड डिस्टॉर्शन मिनिमल होता है, जैसे एग्रीकल्चरल रिसर्च पर खर्च. ओके. एम्बर बॉक्स. एम्बर मतलब स्लो डाउन या रिड्यूस. ये सब्सिडीज ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, जैसे MSP, इन पर लिमिट्स हैं. राइट. और ब्लू बॉक्स. ब्लू बॉक्स ये स्पेशल कैटेगरी है. ये प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडीज हैं विद कंडीशंस टू लिमिट प्रोडक्शन. एम्बर बॉक्स विद कंडीशंस कह सकते हो. तो ये सारे टर्म्स WTO के हैं? यस. सो ऑप्शन ए WTO अफेयर्स इज द डायरेक्ट आंसर. बाकी ऑप्शंस ये स्पेसिफिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम यूज नहीं करते. ये ट्रैफिक लाइट एनालॉजी इज अ ग्रेट मेमोरी हैक. ग्रीन इज गो, एम्बर इज स्लो डाउन और वर्ल्ड ट्रेड की ट्रैफिक पुलिस है WTO. सिंपल. लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. फ्रॉम 2016 IMF के बारे में. Question. Recently, which one of the following currencies has been proposed to be added to the basket of IMF's SDR? A. Ruble. B. Rand. C. Indian rupee. D. Renminbi. Broad micro theme, IMF and special drawing rights, SDR. पहले तो ये SDR क्या होता है? The special drawing right या SDR कोई करेंसी नहीं है, बल्कि IMF का बनाया हुआ एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है. रिजर्व एसेट. हाँ, इसे एक आर्टिफिशियल करेंसी समझो, जिसकी वैल्यू मेजर वर्ल्ड करेंसीज की एक बास्केट पर बेस्ड है. अब ये क्वेश्चन उस वक्त के करंट अफेयर्स पर बेस्ड था. अच्छा. लेट 2015 में IMF ने अनाउंस किया था कि वो चाइना की करेंसी रेनमिनबी को SDR बास्केट में इंक्लूड करेगा. ये बहुत बड़ी बात थी. ओह, तो सीधा जवाब है डी, रेनमिनबी. करेक्ट. The other currencies were not part of this discussion. और आज SDR बास्केट में कौन सी करेंसीज हैं? Good question. अभी 5 हैं. US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. ओके. इसका मेमोरी हैक कॉन्टेक्स्ट है. मिड 2010s में चाइना का इकोनॉमिक राइज सबसे बड़ी ग्लोबल स्टोरी थी, तो उसकी करेंसी का इस एक्सक्लूसिव क्लब में आना लॉजिकल था. Context is key. Let's move to a slightly more detailed question about the IMF's governance. Here you go. From 2016. Question. With reference to the International Monetary and Financial Committee, IMFC, consider the following statements. 1. IMFC discusses matters of concern affecting the global economy and advises the International Monetary Fund, IMF, on the direction of its work. 2. The World Bank participates as an observer in IMFC's meetings. Which of the statements given above is correct? A. 1 only. B. 2 only. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. Broad micro theme. IMF governance, IMFC, ये थोड़ा ऑब्सक्योर है. The IMFC एक की एडवाइजरी बॉडी है IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए. इसके पास फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, पर इसकी एडवाइस बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है. ओके. तो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1 कहता है कि IMFC ग्लोबल इकोनॉमिक मैटर्स डिस्कस करके IMF को एडवाइस करता है. ये इसका प्राइमरी फंक्शन है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ठीक है. स्टेटमेंट 2 कहता है कि वर्ल्ड बैंक एज एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करता है. बिल्कुल. देखो, IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं. हाँ, वो तो है. दे वर्क वेरी क्लोजली. तो ये बहुत लॉजिकल है कि वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वर होगा, एंड दिस इज ट्रू. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. यस. इसका मेमोरी हैक, IMF और वर्ल्ड बैंक को सिबलिंग समझो. जब एक IMF की इंपॉर्टेंट मीटिंग IMFC होती है, तो दूसरा सिबलिंग वर्ल्ड बैंक वहां होता है, भले ही एज एन ऑब्जर्वर. आसान हो गया. नेक्स्ट अप, अ टर्म रिलेटेड टू आवर फॉरेक्स रिजर्व्स. यस. अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम 2016. Yes. Question. Which of the following best describes the term import cover, sometimes seen in the news? A.
It is the ratio of value of imports to the gross domestic product. B. It is the total value of imports of a country in a year. It is the ratio between the value of exports and that of imports. It is the number of months of imports that could be paid for by a country's international reserves. Broad micro theme. Foreign exchange reserves. Import cover नाम बेस्ड क्लू है. हाँ, लग तो रहा है. इंपोर्ट कवर एक बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर है कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का. ये एक सिंपल सवाल पूछता है, अगर आज कंट्री को कोई फॉरेन करेंसी मिलना बंद हो जाए तो वो अपने एग्जिस्टिंग फॉरेक्स रिजर्व से कितने महीनों तक अपने इंपोर्ट्स का बिल पे कर सकती है. अच्छा, जैसे पर्सनल सेविंग्स. एग्जैक्टली. हायर इंपोर्ट कवर मतलब मोर स्टेबल इकोनॉमी. अब ऑप्शंस देखो. Option D is the precise definition, the number of months of imports that could be paid for by a country's international reserves. करेक्ट. 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के टाइम हमारा इंपोर्ट कवर सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया था. Oh my God. काफी ये हेल्दियर है. मेमोरी हैक इसके नाम में ही है. कितने महीनों के इंपोर्ट्स को आप कवर कर सकते हो. Critical indicator. Okay, अब एक फेमस इंडेक्स पर आते हैं जो हाल ही में न्यूज में भी था. That's right. The Ease of Doing Business Index from 2016. Question. India's ranking in the Ease of Doing Business Index is sometimes seen in the news. Which of the following has declared that ranking? A. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. B. World Economic Forum. C. World Bank. D. World Trade Organization. Broad micro theme, global indices and India's ranking. ये तो straightforward होना चाहिए. It is a direct, fact-based question. सही जवाब है C. The World Bank. ये उनकी फ्लैगशिप रिपोर्ट्स में से एक थी. थी? मतलब अब नहीं है? Exactly. This is the peripheral knowledge. वर्ल्ड बैंक ने 2021 में ये रिपोर्ट डिसकंटिन्यू कर दी. क्यों? एक ऑडिट में पता चला कि कुछ कंट्रीज की रैंकिंग मैनिपुलेट करने के लिए डेटा में गड़बड़ी हुई थी. ये एक बड़ा स्कैंडल था. Wow. दे आर प्लानिंग टू रीलॉन्च इट, तो टॉपिक रेलेवेंट है. इसका मेमोरी हैक. टू चेक द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड, यू नीड अ बिग ग्लोबल बैंक टू फंड द रिसर्च. कौन? द वर्ल्ड बैंक. That's a vital piece of information. रिपोर्ट्स क्वेरी रहते हैं. एक और सवाल है 2016 से. हाँ, उन्हें रिपोर्ट्स बहुत पसंद आई थी 2016 में. क्वेश्चन. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय A. यूरोपियन सेंट्रल बैंक. B. International Monetary Fund. C. International Bank for Reconstruction and Development. D. Organization for Economic Cooperation and Development. Broad micro theme, reports by international organizations. हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स निकालता है. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसका काम है? ये काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का. अच्छा. The GFSR is a global health checkup for the financial system, banks, markets, capital flows. IMF का कोर मैंडेट ही है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की स्टेबिलिटी इंश्योर करना. तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट रियल इकोनॉमी के बारे में और IMF का फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में. एग्जैक्टली. मेमोरी हैक. IMF में M का मतलब मॉनेटरी है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिपोर्ट देगा. That distinction is very helpful. Okay, let's dive into the 2017 paper. What's first? An infrastructure facility. Question, UPSC 2017. The Global Infrastructure Facility is A. A. ASEAN initiative to upgrade infrastructure in Asia. B. World Bank collaboration that facilitates complex infrastructure, public-private partnerships, PPPs, to enable mobilization of private sector capital. Collaboration among the major banks of the world, working with the OECD. UNCTAD-funded initiative. Broad micro theme. International Development Finance, Global Infrastructure Facility या GIF. Options काफी डिस्क्रिप्टिव हैं. हाँ, तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन ढूंढना है. The GIF एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलपिंग कंट्रीज को कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर और स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है, ताकि वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन सकें. सही है. गवर्नमेंट के पास अकेले इतना पैसा नहीं होता. करेक्ट. अब ऑप्शंस देखो. ऑप्शन ए इसे आसियान तक लिमिट करता है, जो गलत है. ये ग्लोबल है. ऑप्शन सी और डी में OECD और UNCTA है, जो इनकरेक्ट है. बचा ऑप्शन बी. हाँ, ऑप्शन बी कहता है ये वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन है जो PPPs पर काम करता है, टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर कैपिटल. दिस इज अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द GIF डज. मेमोरी हैक. सोचो, GIF का मतलब होता है गेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस्ड, और इस फील्ड में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? द वर्ल्ड बैंक. World Bank platform for PPPs in infrastructure. Got it. Next up from 2017 is a trade agreement. यस, एक जो काफी टाइम से नेगोशिएशंस में है. Question. UPSC 2017. Broad-based Trade and Investment Agreement, BTIA, is sometimes seen in the news in the context of negotiations held between India and A. European Union. B. Gulf Cooperation Council. C. Organization for Economic Cooperation and Development. D. Shanghai Cooperation Organization. Broad, Micro Theme, India's Free Trade Agreements, FTAs. BTIA, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. Exactly. BTIA उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA का ऑफिशियल नाम है जो इंडिया और A. यूरोपियन यूनियन 2007 से निगोशिएट कर रहे हैं. 2007 से अब तक नहीं हुआ. हाँ, talks have been stalled for years, but they are frequently in the news. और ये टर्म BTIA एक्सक्लूसिवली EU नेगोशिएशन से ही एसोसिएटेड है. ओके, इसका मेमोरी हैक. Think BTIA,
इक्वल्स बिग ट्रेड विद इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। यूं एक बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड ब्लॉक है और उनके साथ ट्रेड डील इंडिया के लिए ब्रॉड बेस्ड ही होगी। राइट, द लॉन्ग पेंडिंग इंडिया EU FTA। अब हम WTO पर वापस आ गए हैं अगले क्वेश्चन के साथ। Another detailed one from 2017. Question UPSC 2017. Consider the following statements. 1. India has ratified the Trade Facilitation Agreement TFA of WTO. 2. TFA is a part of WTO's Bali Ministerial Package of 2013. 3. TFA came into force in January 2016. Which of the statements given above is our correct? Broad micro theme WTO agreements. ये तो कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक डेट्स दोनों टेस्ट कर रहा है। पहले TFA है क्या? द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA एक मेजर ग्लोबल डील है कस्टम्स प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करने के लिए। मतलब रेड टेप कम करना ताकि ट्रेड आसान, तेज और सस्ता हो। ओके, अब स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1. इंडिया हैज रैटिफाइड द TFA. यस, इंडिया ने अप्रैल 2016 में रैटिफाई किया था। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। राइट। स्टेटमेंट 2. TFA is a part of WTO's Bali Ministerial Package of 2013. करेक्ट। ये अग्रीमेंट 2013 में बाली कॉन्फ्रेंस में फाइनल हुआ था। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। हाँ, अब स्टेटमेंट 3. TFA came into force in January 2016. This is the trap. अच्छा, TFA force में आया था February 2017 में जब 2/3 WTO members ने इसे ratify कर दिया था। So statement 3 is incorrect. ओ, तो डेट गलत है। Yes, इसलिए आंसर है A, 1 and 2 only. ये क्लासिक UPSC ट्रैप है जहां डेट्स बहुत क्लोज होती हैं। दैट इज ट्रिकी। एक पैटर्न देख रही हूँ। WTO के क्वेश्चंस में हमेशा एक कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिसी और WTO के ग्लोबल रूल्स के बीच एक टेंशन दिखती है। You've hit on the key insight. बिल्कुल सही। अगला सवाल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेट्स सी इट। From 2017. Question UPSC 2017. The term domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to A. Developing solar power production in our country, B. Granting licenses to foreign TV channels, C. Exporting our food products, D. Permitting foreign educational institutions. Broad micro theme. Trade policy and renewable energy. Domestic content requirement. इसका क्या मतलब है? डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट या DCR एक ऐसी पॉलिसी है जो कहती है कि एक प्रोडक्ट का कुछ परसेंटेज डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड या सोर्स करना जरूरी है। लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। एग्जैक्टली। इंडिया ने ये पॉलिसी अपने नेशनल सोलर मिशन में यूज की थी। ये कहा गया कि सोलर पावर प्रोड्यूसर्स को इंडिया मेड सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स यूज करने होंगे। सही है, फिर क्या हुआ? द यूनाइटेड स्टेट्स फाइल्ड अ केस अगेंस्ट इंडिया एट द WTO. उनका कहना था कि ये पॉलिसी फॉरेन कंपनीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन है और ट्रेड रूल्स के खिलाफ है और WTO ने इंडिया के अगेंस्ट रूल किया। अच्छा, So DCR term न्यूज में था specifically in the context of a developing solar power production in our country. ये वही क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वर्सेस ग्लोबल ट्रेड रूल्स। समझ गई। नेक्स्ट वन सीम्स सिमिलर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Exactly. Also from 2017. Question UPSC 2017. With reference to the National Intellectual Property Rights Policy, consider the following statements. 1. It reiterates India's commitment to the Doha Development Agenda and the TRIPS agreement. 2. Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal agency for regulating intellectual property rights in India. Which of the above statements is are correct? Broad micro theme. Intellectual property rights. IPR. National IPR policy, इसका गोल क्या था? 2016 में लॉन्च हुई। ये इंडिया की पहली कॉम्प्रहेंसिव IPR पॉलिसी थी जिसका एम था इनोवेशन को बूस्ट करना। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 कहता है कि ये दोहा एजेंडा और ट्रिप्स एग्रीमेंट के लिए इंडिया का कमिटमेंट रीइटरेट करता है। ट्रिप्स WTO का मेन IPR एग्रीमेंट है और पॉलिसी में साफ लिखा था कि इंडिया का फ्रेमवर्क ट्रिप्स कंप्लाइंट है। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है DIPP इज द नोडल एजेंसी। यस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसका नाम अब DPIIT है, को ही IPR मैटर्स के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों सही है, आंसर इज सी। यस, इसका मेमोरी हैक IPR पॉलिसी को इंडियाज प्रॉमिस टू रूल समझो। इसने इंटरनेशनल रूल्स ट्रिप्स फॉलो करने का प्रॉमिस किया और घर में एक रूल कीपर DPP DPIT सेटअप किया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर है, These can be tricky. फ्रॉम 2017। Question UPSC 2017. With reference to Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development, APMCHUD, consider the following statements. 1. The first APMCHUD was held in India in 2006 on the theme Emerging Urban Forms, Policy Responses and Governance Structure. 2. India hosts all the annual ministerial conferences in partnership with ADB, APEC, and ASEAN. Which of the statements given above is are correct? Broad micro theme, international conferences. ये तो गूगली लग रही है। कैसे टैकल करें? By looking for clues and extreme words. Extreme words. हाँ, स्टेटमेंट 2 देखो। लिखा है इंडिया होस्ट्स ऑल द एनुअल मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस। ये ऑल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है यूपीएससी में। सही बात है।
एक ही कंट्री सारी कॉन्फ्रेंसेस कैसे होस्ट करेगी? एग्जैक्टली तो स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट 1 ओके। इसमें लिखा है फर्स्ट APMCUHD वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2006। ये पार्ट करेक्ट है, पर थीम इमर्जिंग अर्बन फॉर्म्स ये 2016 की 6th कॉन्फ्रेंस की थीम थी, फर्स्ट की नहीं। ओ, तो थीम गलत है। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट हो गया। दोनों इनकरेक्ट हैं, तो आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉट 2। यहां टेक अवे ये है कि ऑल या एवरी जैसे एक्सट्रीम वर्ड से सावधान रहना है। ग्रेट लेसन। अब एक और इंडेक्स क्वेश्चन फ्रॉम 2017। यस, अ वेरी वेल नोन वन। Question UPSC 2017. Which of the following gives global gender gap index ranking to the countries of the world? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UN विमेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Broad micro theme, global indices and reports. Global gender gap index. ये gender parity measure करता है, right? करेक्ट, अक्रॉस 4 एरियाज, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये भी डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सही पब्लिशर है ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। अच्छा, WEF? हाँ, WEF और भी मेजर रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट। बाकी यूएन बॉडीज विमेन और हेल्थ से रिलेटेड है, पर ये स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं पब्लिश करती। इसका कोई मेमोरी हैक? थिंक ऑफ WEF एज द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक फोरमन, जो सब कुछ चेक करता है। कंट्रीज कितनी कॉम्पिटिटिव हैं और क्या वो अपने सभी वर्कर्स को, इंक्लूडिंग वुमेन, फेयरली ट्रीट कर रही हैं। That's a helpful association. Okay, we've powered through 2017. Let's enter the 2018 paper. फर्स्ट अप फ्रॉम 2018। Question UPSC 2018. India enacted the Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligations to A. ILO, B. IMF, C. UNCTAD, D. WTO. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी GI टैग्स, जैसे दार्जिलिंग चाय, इसका इन इंटरनेशनल बॉडी से क्या कनेक्शन है? एक GI टैग IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक फॉर्म है। ओके, सवाल पूछ रहा है कि इंडिया ने ये लॉ क्यों बनाया। हमने पहले डिस्कस किया था कि IPR पर मेन ग्लोबल एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट। और ट्रिप्स एग्रीमेंट WTO के अंडर आता है। एग्जैक्टली, सो द आंसर इज D, WTO। ट्रिप्स एग्रीमेंट के आर्टिकल्स 22 to 24 स्पेसिफिकली GIs को प्रोटेक्ट करने से डील करते हैं। एज अ सिग्नेटरी इंडिया को इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ा। तो बाकी ऑप्शंस गलत है। हाँ, ILO, लेबर, IMF, मॉनेटरी स्टेबिलिटी और UNCTAD, ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऐसे स्पेसिफिक नेशनल IPR लॉज मैंडेट नहीं करते। कनेक्शन क्लियर है? GI एक्ट, ट्रिप्स, WTO। The WTO TRIPS connection is the key again. Okay, let's jump to the 2019 paper. First from 2019, a question on a relatively new development bank. Question UPSC 2019. With reference to Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, consider the following statements. 1. AIIB has more than 80 member nations. 2. India is the largest shareholder in AIIB. 3. AIIB does not have any members from outside Asia. Which of the statements given above is are correct? Broad micro theme. Multilateral Development Banks, AIIB. ये चाइना लेड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ना? That's correct. हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है। चलो स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं। Okay. स्टेटमेंट 1. AIIB has more than 80 member nations. अभी इसके 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं। So 1 is correct. ठीक है, ठीक है। स्टेटमेंट 2. India is the largest shareholder in AIIB. ये इनकरेक्ट है। चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। Oh, second largest. Okay. So 2 is incorrect. Statement 3. AIIB does not have any members from outside Asia. नाम में एशियन है, पर मेंबरशिप ग्लोबल है। UK, जर्मनी, कनाडा जैसे नॉन एशियन कंट्रीज भी मेंबर्स हैं। हाँ, So 3 is incorrect. तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। आंसर इज A. Yes. और यहाँ एक नीट एलिमिनेशन ट्रिक है। एशिया में लगभग 48 कंट्रीज हैं। अगर स्टेटमेंट 1 मोर देन 80 मेंबर्स सही है, तो स्टेटमेंट 3 नो मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया गलत ही होगा। अरे हाँ, They contradict each other. Yes. इससे ही ऑप्शन C और D एलिमिनेट हो जाते हैं। That's a brilliant logical shortcut. Let's take the next question from 2019, which brings us back to a familiar topic. Yes, the ease of doing business index again, but with a twist. Question UPSC 2019. Which one of the following is not a sub-index of the World Bank's Ease of Doing Business Index? A. Maintenance of law and order. B. Paying taxes. C. Registering property. D. Dealing with construction permits. Broad micro theme. Global indices and their parameters. तो ये पूछ रहा है कि क्या मेजर नहीं होता था? Precisely. EODB इंडेक्स कई स्पेसिफिक इंडिकेटर्स पर बेस्ड था, जैसे स्टार्टिंग अ बिजनेस, पेइंग टैक्सेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स एटसेट्रा। तो B, C और D तो इसके पार्ट्स थे। और A? ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये बिजनेस के लिए जरूरी तो है, पर ये एक बहुत ब्रॉड गवर्नेंस इशू है। रिपोर्ट में ये स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल इंडिकेटर नहीं था,
अच्छा, रिपोर्ट स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोसेसेस पर फोकस करती थी, जनरल लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। इसलिए ए इज द वन दैट इज नॉट अ सब इंडेक्स। इसका मेमोरी हैक? इंडिकेटर्स को एक एंटरप्रेन्योर की चेकलिस्ट समझो। पे टैक्सेस, चेक। रजिस्टर प्रॉपर्टी, चेक। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ऑन अ मच लार्जर स्केल। मेरे बिजनेस का स्पेसिफिक स्टेप नहीं। A clear distinction between specific regulations and general governance. And now for our final question of this deep dive. We end with another major global report from 2019. Question: UPSC 2019. The Global Competitiveness Report is published by A. International Monetary Fund. B. United Nations Conference on Trade and Development. C. World Economic Forum. D. World Bank. Broad Micro Theme. Reports by international organizations. Okay, a final test of our report publisher knowledge. Indeed. The Global Competitiveness Report ये assess करता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिव और प्रॉस्पर्स क्यों है। और इसका publisher? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पब्लिशर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। Right. हमने बाकी इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये टेबल मेंटली याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। इसका मेमोरी हैक, कॉम्पिटिटिवनेस और फोरम। एक फोरम ऐसी जगह होती है जहां लोग डिस्कस करते हैं और कंपीट करते हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द परफेक्ट पब्लिशर फॉर अ रिपोर्ट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस। Wow, what a journey! हमने लिटरली एक्सटर्नल सेक्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर दिया। चलो एक क्विक फाइनल रिकैप करते हैं। एब्सोल्युटली। मेन थीम्स थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी रिपोर्ट्स और कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। तो की टेकअवेज क्या होंगे? फर्स्ट, रिपोर्ट्स और पब्लिशर्स एक फेवरेट टॉपिक है। वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। WEF, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्लोबल जेंडर गैप। ये लिस्ट पक्की कर लो। ओके। सेकंड, WTO ग्लोबल ट्रेड का रूल मेकर है। उसके सारे टर्म्स AOA, पीस क्लॉज, ऑम्बर, ग्रीन बॉक्स, ट्रिप्स सब एक ही कोर कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं, डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स वर्सेस ग्लोबल ट्रेड ऑब्लिगेशंस। राइट। थर्ड, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, फ्रीडम टू एक्सचेंज और इंटरनेशनल लिक्विडिटी, कंट्रीज इंटरनेशनल वॉलेट जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स क्रूशियल हैं। और आखिरी? द पावर ऑफ लॉजिक, कीवर्ड्स ढूंढना, कॉन्ट्रडिक्शंस देखना और ऑप्शंस एलिमिनेट करना। फैंटास्टिक समरी। सच में ये सारे क्वेश्चंस एक ही कहानी के पार्ट्स लग रहे हैं। एग्जैक्टली। और इससे मुझे एक आखिरी बात याद आती है। हमने डिस्कस किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट डेटा मैनिपुलेशन की वजह से बंद हो गई। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है, रैंकिंग से इतनी ऑब्सेस दुनिया में हमें इन इंडिसेस को अपनी नेशनल पॉलिसीज कितना ड्राइव करने देना चाहिए? क्या रैंकिंग्स में ऊपर आने का प्रेशर कभी-कभी सुपरफिशियल चेंजेस लाता है, ना कि डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? और हम ये कैसे इंश्योर करें कि डेटा रियलिटी दिखाए, सिर्फ अच्छा दिखने की चाहत नहीं? समथिंग टू च्यू ऑन ना। Definitely. Thank you all for joining us on this incredibly detailed journey. We hope you feel more confident now. अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा कवर करें। Until next time, keep learning, keep questioning, and keep connecting the dots. हेलो एंड वेलकम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल सा बर्गर ये बता सकता है कि किस देश की इकोनॉमी एक्चुअली बड़ी है? थोड़ा अजीब है ना, बट इट्स ट्रू। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। और आज हम ऐसे ही कई माइंड ब्लोइंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को फुली डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस बर्गर मिस्ट्री को सुलझाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और कमेंट्स में बताओ वो कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा कंफ्यूज करता है। चलो आज क्लियर करते हैं। बिल्कुल। Let's get into it. तो आज के लर्निंग मैप पे क्या है? आज हम सीधे डाइव कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स में। एक्सटर्नल सेक्टर को पूरी तरह कवर करेंगे। करेंसी क्राइसिस से लेकर PPP, FDI, IMF के स्पेशल टूल्स और ग्लोबल ट्रेड तक सब कुछ कवर होगा। तो तैयार हो जाइए, ये एक सुपर एनर्जेटिक नॉलेज पैक्ड सफर होने वाला है। चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। ओके, 2019 के पेपर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which of the following factors are a contributors to reducing the risk of a currency crisis? 1. The foreign currency earnings of India's IT sector. 2. Increasing the government expenditure. 3. Remittances from Indians abroad. Select the correct answer using the code given below. A. 1 only. B. 1 and 3 only. C. 2 only. D. 1, 2 and 3. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है करेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये करेंसी क्राइसिस आखिर होता क्या है? मतलब सिंपल शब्दों में, जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू अचानक बहुत तेजी से गिर जाती है, इससे एक्सचेंज रेट्स में काफी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल। एक रियल लाइफ एग्जांपल से सोचो। मान लो कल तक $1 70 का था। अचानक क्राइसिस आ गया और $1 100 का हो गया। इसका मतलब है कि आपकी परचेजिंग पावर एकदम से क्रैश हो गई, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं डीप ऑप्शनल एनालिसिस पर। क्वेश्चन स्टेम में कीवर्ड है रिड्यूस। हमें रिस्क को कम करना है। तो स्टेटमेंट 1, द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज IT सेक्टर। जब TCS या इन्फोसिस US क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो उन्हें डॉलर्स में पेमेंट मिलती है। ये डॉलर्स इंडिया में आते हैं।
इससे क्या होता है? इससे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी फॉरेक्स रिजर्व्स सीधे बढ़ जाते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स को देश की इमरजेंसी सेविंग समझो फॉरेन करेंसी में। जितना ज्यादा ये अकाउंट भरा होगा उतनी ही हमारी करेंसी स्टेबल रहेगी, एक कुशन की तरह काम करता है। तो आईटी सेक्टर की अर्निंग्स रिस्क को डेफिनेटली कम करती हैं। स्टेटमेंट 1 सही है। एकदम क्लियर। अच्छा, अब स्टेटमेंट 2, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। ज्यादा खर्च करना तो अच्छा होना चाहिए ना? यहाँ पे लॉजिक लगाओ। जब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है तो वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में ज्यादा रुपीस पंप करती है। और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब किसी चीज की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इतने सारे नए रुपए मार्केट में आने से रुपये की वैल्यू कम हो सकती है। इससे क्राइसिस का रिस्क बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। यही तो ट्रैप था। और यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक का जादू देखो। जैसे ही पता चला कि स्टेटमेंट 2 गलत है, हम ऑप्शंस सी और डी को सीधा हटा सकते हैं। अब फाइट सिर्फ ए और बी के बीच है। चलो स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड। ये बिल्कुल स्टेटमेंट 1 की तरह काम करता है। जब कोई इंडियन दुबई या कनाडा में काम करके घर पैसे भेजता है तो वो फॉरेन करेंसी में आते हैं। ये पैसा भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को बिल्ड करता है और ये एक बहुत ही स्टेबल सोर्स है डॉलर इनफ्लो का। तो ये भी रिस्क को कम करता है। स्टेटमेंट 3 सही है। तो 1 और 3 दोनों सही हैं। इसका मतलब हमारा आंसर है बी। अच्छा, थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज, ये फॉरेक्स रिजर्व्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वो हमारी ढाल है। क्राइसिस के टाइम अगर रुपया गिरने लगता है तो आरबीआई अपने रिजर्व से कुछ डॉलर्स बेचकर मार्केट से रुपीस खरीद सकती है। इससे रुपये की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलती है। इनके बिना हम बिल्कुल वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब मेमोरी हैक का टाइम। इसे ऐसे याद रखो, जो भी चीज देश में डॉलर्स लाएगी वो हमारी करेंसी को प्रोटेक्ट करने वाला सुपर हीरो है। आईटी अर्निंग्स और रेमिटेंसेस हमारे डॉलर सुपर हीरोज हैं। और जो चीज देश के अंदर सिर्फ रुपए की सप्लाई बढ़ाए, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो इस कॉन्टेक्स्ट में एक विलन हो सकती है। परफेक्ट। तो मिनी रीकैप के लिए, फॉरेन करेंसी इनफ्लोज रिस्क कम करते हैं, एक्सेसिव डोमेस्टिक मनी सप्लाई रिस्क बढ़ा सकती है। इन शॉर्ट, ऑप्शन बी इज द कंसेप्चुअल विनर। चलो 2019 का ए सवाल पे चलते हैं। हमारा बर्गर वाला सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, purchasing power parity (PPP) exchange rates are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries. जी। 2, in terms of PPP dollars, India is the 6th largest economy in the world. Which of the statements given above are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है इकोनॉमिक साइज मेजरमेंट। पहले कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी है क्या? ये इकोनॉमीज को कंपेयर करने का एक बहुत ही कूल टूल है। द इकोनॉमिस्ट का बिग मैक इंडेक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। सोचो, अगर एक महाराजा मैक इंडिया में 200 रुपए का है और वही बिग मैक यूएस में $5 का, तो पीपीपी एक्सचेंज रेट हो गया $1.40। ये बताता है कि आपके पैसे की असली वैल्यू फॉर मनी क्या है। एग्जैक्टली। ये मार्केट एक्सचेंज रेट को इग्नोर करके इस बात पर फोकस करता है कि आपका पैसा आखिर खरीद क्या सकता है। अब आते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस पे। स्टेटमेंट 1 तो इसकी डेफिनेशन ही है। ये कहता है कि पीपीपी को सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, यही इसका फंडामेंटल आइडिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये एक फैक्चुअल चेक है। और ये फैक्ट गलत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। पीपीपी टर्म्स में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, नंबर 2 पर यूनाइटेड स्टेट्स और नंबर 3 पर इंडिया है। हम काफी सालों से 3rd लार्जेस्ट हैं, तो 6th लार्जेस्ट गलत है। अब एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सिर्फ ये एक फैक्ट पता है कि पीपीपी में इंडिया 3rd है, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आप इमीडिएटली ऑप्शंस बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हो। और क्योंकि हमने पहले ही कंफर्म कर लिया कि स्टेटमेंट 1 सही है, तो आंसर ए ही होगा। देखा, एक सॉलिड फैक्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। प्रिसाइजली। चलो थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। इंडिया की रैंक पीपीपी में इतनी हाई क्यों है लेकिन नॉमिनल जीडीपी में कम? क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। आपका ₹1 इंडिया में जितना सामान खरीद सकता है उतना डॉलर का इक्विवेलेंट अमेरिका में नहीं खरीद सकता। पीपीपी इसी रियलिटी को कैप्चर करता है। अब है मेमोरी हैक का टाइम। पीपीपी ओलंपिक्स का एक विनर्स पोडियम इमेजिन करो। गोल्ड मेडल जाता है चाइना को, सी। सिल्वर मेडल यूएसए को, यू। और ब्रॉन्ज मेडल हमारे प्यारे भारत को, आई। बस ये कोड याद रखो, CUI। हम पोडियम पर हैं। ये तो काफी मेमोरेबल है। तो मिनी रीकैप। पीपीपी की डेफिनेशन सही थी लेकिन इंडिया की रैंक गलत थी। इन शॉर्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए इज द विनर। चलो अब 2020 के पेपर पर चलते हैं। क्वेश्चन 26। If another global financial crisis happens in the near future, which of the following action policies are most likely to give some immunity to India? 1. Not depending on short-term foreign borrowings. 2. Opening up to more foreign banks. 3. Maintaining full capital account convertibility. Select the correct answer using the code given below. A. 1 only. B. 1 and 2 only. C. 3 only. D. 1, 2 and 3. ब्रॉड माइक्रो थीम।
Economic immunity and exposure. यहाँ कॉन्सेप्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए एक फायरवॉल बनाने का। अगर दुनिया में फाइनेंशियल स्टॉर्म आता है तो इंडिया को क्या चीज बचा सकती है? क्वेश्चन स्टेम में कीवर्ड है इम्यूनिटी। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। लेसर एक्सपोजर टू ग्लोबल फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी। क्राइसिस के टाइम आप जितना ज्यादा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े होंगे उतना ही ज्यादा रिस्क में होंगे। अब इस प्रिंसिपल के साथ डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। इसका क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो लोन्स होते हैं जो आपको बहुत जल्दी, यूजुअली 1 साल के अंदर वापस करने होते हैं। क्राइसिस के टाइम कोई नए लोन्स नहीं देना चाहता, तो अगर आप पर बहुत सारा शॉर्ट टर्म डेट है तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इन पर डिपेंड ना करने का मतलब है कि आप पर वो इमीडिएट प्रेशर नहीं है। ये आपको जरूर इम्यूनिटी देगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। बिल्कुल आसान। अब स्टेटमेंट 2, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। रुको, लेकिन ज्यादा फॉरेन बैंक से तो कंपटीशन बढ़ेगा और हमें बेहतर सर्विसेज मिलेंगे। नॉर्मल टाइम में हाँ, लेकिन सवाल एक ग्लोबल क्राइसिस के बारे में है। अगर ज्यादा फॉरेन बैंक्स हैं, इसका मतलब हम उनकी होम कंट्रीज की इकोनॉमी से ज्यादा जुड़ गए हैं। अगर यूएस या यूरोप का कोई बड़ा बैंक फेल होता है तो उसकी इंडियन ब्रांच भी मुसीबत में आ जाएगी। इससे क्राइसिस सीधे इंडिया में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपोजर और रिस्क बढ़ाता है, इम्यूनिटी कम करता है। स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, समझ गया। कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दो। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के लिए देश में पैसा लाने या ले जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जब चाहें, जितना चाहें, बिलियंस ला सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्राइसिस के टाइम वो क्या करते हैं? वो घबराकर अपना सारा पैसा एक साथ निकाल लेते हैं। इसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। ये हमारी स्टॉक मार्केट और करेंसी को क्रैश कर सकता है। तो फुल कन्वर्टिबिलिटी क्राइसिस के टाइम बहुत रिस्की है। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो, स्टेटमेंट 2 और 3 ग्लोबल मार्केट से ज्यादा कनेक्शन और ज्यादा ओपननेस की बात कर रहे हैं, जी, जबकि स्टेटमेंट 1 कम डिपेंडेंस की। ये ऑपोजिट्स हैं। तो जैसे ही आप समझ जाते हो कि क्राइसिस में ज्यादा ओपननेस रिस्की है, आपको पता चल जाता है कि 2 और 3 गलत हैं। इससे बी, सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता है सिर्फ ए। ये सोचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब टाइम है मेमोरी हैक का। इसे ऐसे सोचो, एक फाइनेंशियल हरिकेन आ रहा है। जिस घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, लेस एक्सपोजर, वो ज्यादा सेफ है। और जिस घर के सारे दरवाजे खुले हैं, मोर फॉरेन बैंक्स, फुल कन्वर्टिबिलिटी, वो तो बर्बाद हो जाएगा। बहुत पावरफुल इमेज है। तो मिनी रिकैप, ग्लोबल क्राइसिस से इम्यूनिटी पाने के लिए एक्सपोजर कम करना जरूरी है, शॉर्ट टर्म फॉरेन डेट से बचना चाहिए। इसलिए अ करेक्ट आंसर है ए, 1 ओनली। 2020 से अगला एक डायरेक्ट सवाल, क्वेश्चन 27, गोल्ड ट्रॉन्च, रिजर्व ट्रॉन्च refers to A, a loan system of the World Bank, B, one of the operations of a central bank, C, a credit system granted by WTO to its members, D, a credit system granted by IMF to its members. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, गोल्ड ट्रॉन्च या रिजर्व ट्रॉन्च, नाम काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये सीधा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से जुड़ा है। हर मेंबर देश को IMF में एक सर्टेन अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। इस कोटा का एक हिस्सा, जिसे रिजर्व ट्रांच कहते हैं, देश जरूरत के टाइम बिना किसी शर्त के निकाल सकता है। इसका नाम पहले गोल्ड ट्रांच इसलिए था क्योंकि ये गोल्ड में पे करना होता था। तो ये देश के अपने इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट जैसा है जो IMF के पास रखा है। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। ए, अ लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। गलत, वर्ल्ड बैंक प्राइमरली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है, इस तरह की इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए नहीं। बी, वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। गलत, ये एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक ऑपरेशन नहीं। सी, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO। बिल्कुल गलत, WTO ट्रेड रूल से डील करता है, क्रेडिट सिस्टम से नहीं। तो बचता है अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। ये परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ये एक क्रेडिट सिस्टम है क्योंकि आप इसे पैसा निकाल सकते हैं और ये IMF द्वारा दिया जाता है। थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं, IMF को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। ये रिजर्व ट्रांचे IMF से यूज की जाने वाली डिफेंस की पहली लाइन है और ये देश का अपना पैसा है, इसलिए इस पर कोई शर्तें नहीं होती। एग्जैक्टली। IMF से बड़े लोन्स के लिए आमतौर पर बहुत सख्त कंडीशंस होती हैं, लेकिन रिजर्व ट्रांचे के लिए नहीं। तो ये रहा मेमोरी हैक। रिजर्व ट्रांचे को IMF के पास अपनी पर्सनल फिक्स डिपॉजिट समझो। जब भी कैश की जरूरत पड़े, आप इसे बिना किसी से पूछे तोड़ सकते हो। बहुत अच्छी एनालॉजी है। मिनी रिकैप, गोल्ड ट्रांचे एक अनकंडीशनल ड्रॉइंग राइट है जो एक देश के पास IMF के साथ होता है। द आंसर इज डी। ठीक है, अब 2020 से अगला क्वेश्चन 28 बायलैटरल ट्रेड पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, the value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased in the last decade. 2, textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. 3, in the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. Which of the statements given above is are correct? इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है बायलैटरल ट्रेड। इसके लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज जरूरी है। चलो स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1 में एक बहुत ही खतरनाक कीवर्ड है, कंसिस्टेंटली।
इंडो श्रीलंका ट्रेड कंसिस्टेंटली बढ़ा है। और ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। किसी भी दो देशों के बीच ट्रेड का एक पूरे डिकेड तक हर साल बिना किसी कमी के बढ़ना अंक के बराबर है। हमेशा इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रियलिटी में इंडो श्रीलंका ट्रेड में भी कमी आई है। तो स्टेटमेंट 1 फैक्चुअली गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट बन गया, तो एलिमिनेशन लॉजिक का यूज करते हैं। ऑप्शंस ए और डी बाहर, अब बचे बी और सी। चलो स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। इन द लास्ट 5 years, नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। ये भी फैक्चुअली गलत है। काफी सालों से बांग्लादेश साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। बांग्लादेश के साथ ट्रेड का स्केल नेपाल से काफी ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है। बहुत बढ़िया। तो अगर स्टेटमेंट 3 भी गलत है तो हम ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, बी। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 2 सही होना ही चाहिए, भले ही हमें 100% ना पता हो। यही है एलिमिनेशन की पावर। सही डिडक्शन। लेकिन चलो कंप्लीटनेस के लिए स्टेटमेंट 2 को वेरीफाई करते हैं। ये कहता है कि टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट आइटम है। ये बिल्कुल सच है। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री है और वो इंडिया से बहुत सारा रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और यान इंपोर्ट करता है, और बदले में इंडिया भी बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्ट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम है। इसका मेमोरी हैक आसान है, बस मेड इन बांग्लादेश का टैग सोचो, जो हम बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड से कपड़ों पर देखते हैं। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उसका कनेक्शन बहुत मजबूत है। एक्सीलेंट पॉइंट। तो मिनी रिकैप, स्टेटमेंट 1 और 3 फैक्चुअली गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। द फाइनल आंसर इज B2 ओनली। चलो अब अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन 29। With reference to foreign direct investment in India, which one of the following is considered its major characteristic? A. It is the investment through capital instruments, essentially in a listed company. B. It is a largely non-debt creating capital flow. C. It is the investment which involves debt servicing. D. It is the investment made by foreign institutional investors in the government securities. ब्रॉड माइक्रो थीम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, डीप ऑप्शन एनालिसिस का टाइम। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। ये कहता है कि FDI essentially in a listed company होता है। ये essentially शब्द एक रेड फ्लैग है। सही पकड़ा। FDI लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनीज में हो सकता है। एक फॉरेन कंपनी इंडिया में एक बिल्कुल नई अनलिस्टेड सब्सिडियरी शुरू कर सकती है, और वो FDI का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टिव है और इसलिए गलत है। समझ गया। ऑप्शन सी के बारे में क्या? इट इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग का मतलब होता है लोन पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुकाना। FDI कोई लोन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें फॉरेन एंटिटी एक इंडियन कंपनी में ओनरशिप या हिस्सा खरीदती है। वो प्रॉफिट्स के हिस्से के लिए रिस्क ले रहे हैं, ना कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के लिए पैसा दे रहे हैं। तो कोई डेट सर्विसिंग नहीं होती। ऑप्शन सी गलत है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। अगर सी गलत है तो ऑप्शन बी जो कहता है इट इज अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो सही लग रहा है। ये सबसे आसान डिस्क्रिप्शन है और FDI की कोर कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैपिटल लाता है बिना फ्यूचर में रीपेमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट किए, जैसे कि लोन में होता है। इसलिए गवर्नमेंट्स को FDI पसंद है। ये स्टेबल लॉन्ग टर्म पैसा है जो देश में एसेट्स बनाता है। परफेक्ट। चलो जल्दी से ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर देते हैं। ये कहता है कि FDI FIIs द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया गया इन्वेस्टमेंट है। ये भी गलत है। उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या FPI कहते हैं, या FII। FPI आमतौर पर शॉर्ट टर्म और स्पेक्यूलेटिव होता है, जिसे हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि वो देश से बहुत जल्दी निकल सकता है। FDI का मतलब बिजनेस को मैनेज और ग्रो करने में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। दोनों अलग चीजें हैं। टाइम फॉर अ मेमोरी हैक। FDI को एक मैरिज समझो, लोन नहीं। एक मैरिज में आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हो। लोन में आपको बस इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना होता है। FDI एक मैरिज है, इसलिए ये नॉन डेट क्रिएटिंग है। शानदार एनालॉजी। मिनी रिकैप। FDI की मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक स्टेबल नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। द करेक्ट आंसर इज बी। चलो अब एक टेक्निकल सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 30। With reference to trade-related investment measures, TRIMs, which of the following statements are correct? 1. Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. 2. They apply to investment measures related to trade in both goods and services. 3. They are not concerned with the regulation of foreign investment. Select the correct answer using the code given below. ब्रॉड माइक्रो थीम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO अग्रीमेंट्स। ये थोड़ा टफ लग रहा है, चलो इसे तोड़ते हैं। स्टेटमेंट 2 से शुरू करते हैं जो इसका स्कोप डिफाइन कर रहा है। ये कहता है ट्रिम्स गुड्स और सर्विसेज दोनों पर अप्लाई होता है। और यहाँ ट्रिम्स के बारे में सबसे जरूरी फैक्ट है, WTO के अंडर ट्रिम्स अग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड इन गुड्स पर अप्लाई होता है। ये सर्विसेज को कवर नहीं करता। सर्विसेज एक अलग अग्रीमेंट GATS के अंडर आती हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। वाओ। और ऑप्शंस देखो, अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो हम ऑप्शंस A, B और D को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, C।
ये है एलिमिनेशन का जादू। हमने एक फैक्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एग्जैक्टली ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि टारगेटेड नॉलेज सब कुछ जानने से ज्यादा पावरफुल कैसे होती है। लेकिन समझने के लिए चलो स्टेटमेंट्स 1 और 3 को वेरीफाई करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। ये सही है। ट्रिम्स का पूरा पॉइंट ही उन रूल्स को रोकना है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं, जैसे एक फॉरेन कार कंपनी को 50% लोकल पार्ट्स यूज करने के लिए फोर्स करना। और स्टेटमेंट 3 दे आर नॉट कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी सही है, लेकिन ये एक नुआंस्ड पॉइंट है। ट्रिम्स एग्रीमेंट किसी देश की एफडीआई पॉलिसी को जनरल में रेगुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट रूल से कंसर्न्ड है जिनका गुड्स पर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट होता है। एक देश अभी भी डिसाइड कर सकता है कि एफडीआई के लिए कौन से सेक्टर्स खोलने हैं, लेकिन वो उस इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कंडीशंस नहीं लगा सकता। बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन है। चलो इसको एक मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। नाम सोचो, TRIMS। ये एग्रीमेंट उन इन्वेस्टमेंट रूल्स को ट्रिम यानी काट देता है जो ट्रेड इन गुड्स को अनफेयरली अफेक्ट करते हैं। फोकस ट्रेड और गुड्स पर है। बहुत इफेक्टिव तरीका है इसे याद रखने का। तो मिनी रिकैप, TRIMS सिर्फ गुड्स के लिए है जो स्टेटमेंट 2 को गलत बनाता है और हमें सीधे आंसर C 1 and 3 ओनली तक ले जाता है। ठीक है, अब एक जल्दी वाला क्वेश्चन 31। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रिफर्स टू अ ग्रेड ऑफ A क्रूड ऑयल, B बुलियन, C रेयर अर्थ एलिमेंट्स, D यूरेनियम। ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्लोबल कमोडिटीज, ये एक डायरेक्ट करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, नाम में ही एक बहुत बड़ा क्लू है। वेस्ट टेक्सास, टेक्सास किस चीज के लिए फेमस है? ऑयल, ऑफ कोर्स। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या WTI क्रूड ऑयल का एक बेंचमार्क ग्रेड है। इसे ग्लोबली ऑयल प्राइसेस के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज किया जाता है नॉर्थ सी के ब्रेंट क्रूड के साथ। WTI को लाइट स्वीट क्रूड कहते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी कम और सल्फर कंटेंट कम होता है, जिससे इसे रिफाइन करना आसान होता है। तो आंसर साफ है, क्रूड ऑयल। यहाँ कोई एलिमिनेशन नहीं, बस डायरेक्ट नॉलेज। मेमोरी हैक सुपर सिंपल है। WTI इक्वल टू वेस्ट टेक्सास, दिमाग में क्या आता है? ऑयल, नाम में ही है। सही है। मिनी रिकैप, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल के लिए एक मेजर ग्लोबल बेंचमार्क है। द आंसर इज A। अब 2021 के पेपर पर चलते हैं। क्वेश्चन 32। कंसिडर द फॉलोइंग। 1 फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, 2 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, 3 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, 4 नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। Which of the above can be included in foreign direct investments? ब्रॉड माइक्रो थीम, कंपोनेंट्स ऑफ FDI, ये FDI की गहरी समझ को टेस्ट करता है। चलो एलिमिनेशन से शुरू करते हैं। नंबर 4 के बारे में क्या? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, एक NRI का इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा डालना, क्या ये FDI है? नहीं, यही इस सवाल को सॉल्व करने की चाबी है। हमारी पिछली डिस्कशन याद है? FDI नॉन डेट क्रिएटिंग होता है। एक NRI डिपॉजिट बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, उन्हें वो वापस करना है। ये एक तरह का डेट है, इसलिए ये FDI नहीं है। तो स्टेटमेंट 4 गलत है। ठीक है, अगर 4 गलत है तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम ऑप्शन C और D को तुरंत हटा सकते हैं। अब चॉइस A और B के बीच है। इसका मतलब 1, 2 और 3 सही होने के चांसेस हैं। चलो कंफर्म करते हैं। हाँ, और सच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म्स हैं जो FDI का हिस्सा हो सकते हैं। 1 फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जिन्हें बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इनमें एक ओनरशिप कंपोनेंट है। 2 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, आमतौर पर FII पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर कोई FII किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा हिस्सा खरीदता है तो उसे FDI माना जाता है। यही सर्टेन कंडीशंस वाला पार्ट है। 3 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए एक इंडियन कंपनी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है। ये भी फॉरेन ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों ही तरीके हैं जिससे फॉरेनर्स एक इंडियन कंपनी में ओनरशिप ले सकते हैं। अब एक मेमोरी हैक। FDI को एक कंपनी में हिस्सा खरीदने का टूल किट समझो। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स FCCBs, बड़े स्टॉक परचेजेस FII विद कंडीशंस और फॉरेन लिस्टिंग्स GDRs उस किट के टूल्स हैं। एक सिंपल बैंक डिपॉजिट NRI ओनरशिप का टूल नहीं है, वो बस पैसा पार्क करना है। बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है। मिनी रिकैप, FCCBs, कुछ FIIs और GDRs FDI का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन NRI डिपॉजिट्स नहीं। द करेक्ट आंसर इज A 1, 2 and 3। 2021 से अगला क्वेश्चन 33। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The effect of devaluation of a currency is that it necessarily 1. Improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets, 2. Increases the foreign value of domestic currency, 3. Improves the trade balance. Which of the above statements are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम, करेंसी डिवैल्यूएशन इफेक्ट्स। क्वेश्चन स्टेम में नेसेसरीली शब्द सबसे जरूरी है। पहले डिवैल्यूएशन डिफाइन करते हैं। ये तब होता है जब एक गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू कम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज $1 70 रुपीस है तो गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है कि कल से $1 80 रुपीस होगा। हमारा रुपया अब ऑफिशियली सस्ता हो गया। एग्जैक्टली।
इस समझ के साथ स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये साफ तौर पर गलत है। डिवैल्यूएशन बाय डेफिनेशन हमारे करेंसी की फॉरेन वैल्यू को कम करता है। तो स्टेटमेंट 2 बाहर। स्टेटमेंट हो गया तो हम ऑप्शंस बी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें स्टेटमेंट 3 चेक करना है। ये इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। क्या डिवैल्यूएशन नेसेसरीली ऐसा करता है? जरूरी नहीं है। डिवैल्यूएशन हमारे एक्सपोर्ट्स को फॉरेनर्स के लिए सस्ता बनाता है, जो अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए इंपोर्ट्स को महंगा भी बनाता है। इंडिया क्रूड ऑयल जैसी जरूरी चीजें बहुत इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल की कीमत ज्यादा है तो हमारा इंपोर्ट बिल हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग से ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे ट्रेड बैलेंस खराब हो जाएगा। एक जे कर्व इफेक्ट होता है जो इसे एक्सप्लेन करता है। तो ये इंप्रूवमेंट की गारंटी नहीं देता। स्टेटमेंट 3 गलत है। बहुत बढ़िया, हमने स्टेटमेंट 3 को भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ए। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही होना ही चाहिए। ये कहता है कि डीवैल्यूएशन इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स। और यही प्राइमरी रीजन है कि देश अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं। जब रुपया सस्ता होता है तो इंडियन गुड्स डॉलर में पे करने वालों के लिए सस्ते हो जाते हैं। इससे हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस सीधे इंप्रूव होती है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। अब है मेमोरी हैक का टाइम। डीवैल्यूएशन इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू। हमारी करेंसी की डिक्रीज्ड वैल्यू दुनिया के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स पर डिस्काउंट देने जैसी है, और डिस्काउंट सबको पसंद होता है। परफेक्ट तरीका ऐसे बताने का। तो मिनी रिकैप। डीवैल्यूएशन एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करे या करेंसी की वैल्यू बढ़ाए। द करेक्ट आंसर इज ए 1 ओनली। ये एक अनोखे सवाल है 2021 से क्वेश्चन 34। With reference to water credit, consider the following statements. 1. It puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector. 2. It is a global initiative launched under the aegis of the World Health Organization and the World Bank. 3. It aims to enable the poor people to meet their water need without depending on subsidies. Which of the statements given above are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। चलो इसको एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 2 एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट लग रहा है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, WHO और वर्ल्ड बैंक। और यहाँ फैक्चुअल चेक आता है। वाटर क्रेडिट एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन water.org की इनिशिएटिव है, जिसे एक्टर मैट डेमन ने को-फाउंड किया था। इसे WHO या वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च नहीं किया था। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। ये तो एलिमिनेशन के लिए जैकपॉट है। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो ऑप्शंस ए, बी और डी सब गए। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, सी। हमने बाकी स्टेटमेंट्स जाने बिना ही आंसर ढूंढ लिया। एग्जैक्टली लेकिन चलो बाकी 2 को कंफर्म करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क। यही वाटर क्रेडिट का कोर आइडिया है। ये लोगों को छोटे अफोर्डेबल लोन्स माइक्रो फाइनेंस देता है ताकि वो एक टॉयलेट बना सके या वाटर कनेक्शन ले सके। तो स्टेटमेंट 1 सही है। और स्टेटमेंट 3 कहता है कि इसका मकसद गरीबों को विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज मदद करना है। ये भी सही है। ये एक लोन बेस्ड मॉडल है। लोग लोन्स वापस करते हैं और वो पैसा फिर दूसरों को लोन्स देने के काम आता है। ये एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल साइकिल बनाने के बारे में है, न कि वन टाइम गवर्नमेंट सब्सिडीज पर निर्भर रहने के। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। इसका मेमोरी हैक सिंपल है। वाटर क्रेडिट इज इक्वल टू माइक्रो क्रेडिट फॉर वाटर। ये एक फ्रेज स्टेटमेंट्स 1 और 3 को कंफर्म करता है। बहुत संक्षेप में मिनी रिकैप। ये water.org की इनिशिएटिव है, WHO वर्ल्ड बैंक की नहीं। ये माइक्रो फाइनेंस का यूज करके बिना सब्सिडीज के वाटर एंड सैनिटेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। द करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3 ओनली। अब 2022 पर आते हैं। क्वेश्चन 35। Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following? A. Asian Development Bank. B. International Monetary Fund. C. United Nations Environment Program Finance Initiative. D. World Bank. ब्रॉड माइक्रो थीम IMF इंस्ट्रूमेंट्स। ये श्रीलंका और दूसरे देशों के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से न्यूज में था। ये एक और डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF। रैपिड शब्द से लगता है कि ये इमरजेंसीज के लिए है। और आप सही हैं, ये दोनों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटीज हैं। RFI किसी भी मेंबर देश को अर्जेंट क्राइसिस के टाइम जल्दी से फाइनेंशियल हेल्प देता है। RCF भी वही करता है, लेकिन ये खास तौर पर लो इनकम कंट्रीज के लिए कंसेशनल टर्म्स पर होता है। जब देशों पर पैंडेमिक या दूसरे शॉक्स का असर हुआ तो उन्होंने इस तरह की रैपिड हेल्प के लिए IMF का रुख किया। तो आंसर साफ है, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मेमोरी हैक के लिए रैपिड शब्द को एक फायर फाइटर से जोड़ो। दुनिया का फाइनेंशियल फायर फाइटर कौन है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी IMF। रैपिड रेस्पॉन्स इज IMF। बहुत अच्छा कनेक्शन है। मिनी रिकैप। RFI और RCF IMF की रैपिड लेंडिंग टूल्स है। द आंसर इज बी। ठीक है, अब 2022 से एक ज्यादा टेक्निकल सवाल नंबर 36। With reference to the Indian economy, consider the following statements. 1. An increase in nominal effective exchange rate NER indicates the appreciation of rupee. 2. An increase in the real effective exchange rate RER indicates an improvement in trade competitiveness. 3.
An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear. Which of the above statements are correct? ब्रॉड मैक्रो थीम, एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट्स। चलो इसे ध्यान से तोड़ते हैं। पहले, statement 1. An increase in near indicates the appreciation of rupee. Near क्या है? मेर या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के करेंसीज के एक वेटेड एवरेज के अगेंस्ट रुपी की वैल्यू है। बाय डेफिनेशन अगर नीर बढ़ता है इसका मतलब है कि हमारा रुपया इस बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट मजबूत हुआ है या अप्रिशिएट हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। इतना तो आसान है। अब ट्रिकी वाला, statement 2. An increase in the real effective exchange rate REER indicates an improvement in trade competitiveness. REER क्या है? REER नीर का इन्फ्लेशन एडजस्टेड वर्जन है। ये असली पिक्चर है। REER में इंक्रीज का मतलब है कि हमारे गुड्स हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के कंपैरिजन में महंगे हो गए हैं। ये या तो इसलिए होता है क्योंकि रुपया अप्रिशिएट हुआ, नीर बढ़ा, या क्योंकि हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन उनसे बहुत ज्यादा है। दोनों ही केसेस में अगर हमारे गुड्स महंगे हैं तो हम ट्रेड कंपेटिटिवनेस खोते हैं, इंप्रूव नहीं करते। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। समझ गया। तो REU पर मतलब competitiveness नीचे, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब एलिमिनेशन लॉजिक का यूज करते हैं। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो हम ऑप्शंस A, B और D को हटा सकते हैं। हमारे पास फिर से सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, C। एलिमिनेशन की पावर को नकारा नहीं जा सकता। चलो बस स्टेटमेंट 3 को कंफर्म कर लेते हैं। ये कहता है कि हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन नियर और REER के बीच डाइवर्जेंस पैदा करता है। ये बिल्कुल सही है। इमेजिन करो नियर स्टेबल है, लेकिन अगर इंडिया का इन्फ्लेशन 7% है और हमारे पार्टनर्स का 2%, तो हमारे गुड्स रियल टर्म्स में हर साल 5% महंगे हो रहे हैं। इसलिए REER ऊपर जाएगा जबकि नियर वही रहेगा। यही डाइवर्जेंस है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। ये रहा मेमोरी हैक। REER को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए रियलिटी चेक समझो। अगर REER हाई है तो रियलिटी ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स दुनिया के लिए बहुत महंगे हैं। ये इनवर्स रिलेशनशिप याद रखने का एक शानदार तरीका है। तो मिनी रिकैप, NER में इंक्रीज अप्रिसिएशन है, RER में इंक्रीज कंपेटिटिवनेस का लॉस है। द करेक्ट आंसर इज C, 1 and 3 ओनली। चलो अब 2023 पर चलते हैं। क्वेश्चन 37 बहुत स्पेसिफिक है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। 1. अफोर्डेबल हाउसिंग, 2. mass rapid transport, 3. healthcare, 4. renewable energy. On how many of the above does UNOPS Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation S3I initiative focus for its investments? ब्रॉड माइक्रो थीम, UN ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक टफ नीच का सवाल है। एक स्टूडेंट बिना स्पेसिफिक नॉलेज के इसे कैसे अप्रोच कर सकता है? थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। इनिशिएटिव के नाम में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं। सोचो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे बुनियादी जरूरतें क्या हैं? सर पे एक छत, अफोर्डेबल हाउसिंग, अच्छी हेल्थ केयर और साफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट जरूरी है, लेकिन ये इन बेसिक सर्वाइवल नीड से एक स्टेप ऊपर है। S3I इनिशिएटिव उन पहले 3 पर फोकस करती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी हैं, लेकिन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं, मतलब 4 में से 3 सेक्टर्स। सही है। द आंसर इज C, ओनली 3। थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज के लिए, ये S3I प्रोजेक्ट से जुड़े एक फाइनेंशियल स्कैंडल की वजह से न्यूज में था। शायद इसलिए UPSC के रडार पे आ गया। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। सोचो कि UNOPS S3I इनिशिएटिव सर्वाइवल के 3H पर फोकस करती हैं। होम, अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर और हीट, रिन्यूएबल एनर्जी। मास ट्रांसपोर्ट सर्वाइवल थीम में उतना आराम से फिट नहीं होता। ये एग्जाम हॉल में रीजन आउट करने का एक आसान तरीका हो सकता है। मिनी रिकैप, UNFS S3 4 में से 3 लिस्टेड सेक्टर्स पर फोकस करता है। द आंसर इज C। 2023 से अगला क्वेश्चन 38। इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट I, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। स्टेटमेंट 2, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। चलो स्टेटमेंट I को एग्जामिन करते हैं। क्या इंडिया ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट्स का 3.2% अकाउंट करता है? ये एक फैक्चुअल चेक है। और ये फैक्ट गलत है। इंडिया का ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हिस्सा 1.7% से 1.8% के आसपास रहा है। गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस टारगेट है एक ऊंचे नंबर तक पहुंचने का, लेकिन अभी की रियलिटी 3.2% नहीं है। तो स्टेटमेंट I गलत है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस देखो। अगर स्टेटमेंट I गलत है तो ऑप्शंस A, B और C सब इम्पॉसिबल हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, D। स्टेटमेंट I इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यही डायरेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन है। और स्टेटमेंट 2 सच में सही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में से एक है। बहुत सी कंपनीज, इंडियन और फॉरेन दोनों, जैसे एप्पल के कंट्रैक्टर्स, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, इसका फायदा उठाने के लिए इंडिया में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। मेमोरी हैक के लिए बस याद रखो कि इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट शेयर अभी भी 2% से कम है। ये एक नंबर है जो अक्सर कोट किया जाता है। PLI जैसी स्कीम्स का पूरा मकसद ही इस नंबर को ऊपर ले जाना है। बिल्कुल सही।
तो मिनी रिकैप। इंडिया का बताया गया एक्सपोर्ट शेयर गलत है, लेकिन पीएलआई स्कीम के बारे में स्टेटमेंट सही है। द आंसर इज डी। ठीक है, अब 2023 से अगला क्वेश्चन 39 स्टेटमेंट आई। Recently, the United States of America, USA, and the European Union, EU, have launched the Trade and Technology Council. Statement I. The USA and the EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ये न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने भी EU के साथ एक ऐसी ही TTC बनाई है। चलो एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट आई एक सिंपल फैक्ट लग रहा है। क्या उन्होंने ये काउंसिल लॉन्च की? हाँ की। US-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC 2021 में लॉन्च हुई थी, तो स्टेटमेंट आई सही है। अब स्टेटमेंट आई, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव शब्द यूज किए गए हैं। ब्रिंग अंडर देयर कंट्रोल, यही की है टीटीसी का स्टेटेड एम कि ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी इश्यूज पर अप्रोचेस को कोऑर्डिनेट करना है। ये साथ में स्टैंडर्ड सेट करने के बारे में है, ना कि प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करने के। कंट्रोल शब्द इस स्टेटमेंट को काउंसिल के मकसद का एक एक्सट्रीम और गलत इंटरप्रिटेशन बना देता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। इससे हम ऑप्शन सी पर पहुंचते हैं। हाँ, मेमोरी हैक के लिए काउंसिल को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी समझो ना कि कंट्रोल कमेटी। नाम ही काउंसिल है, जिसका मतलब डिस्कशन होता है, डोमिनेशन नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट है। मिनी रिकैप, काउंसिल एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका स्टेटेड एम कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल नहीं। द आंसर इज सी। 2023 से अगला क्वेश्चन 40। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Stability and Growth Pact of the European Union is a treaty that 1. Limits the levels of the budgetary deficit of the countries of the European Union. 2. Makes the countries of the European Union to share their infrastructure facilities. 3. Enables the countries of the European Union to share their technologies. How many of the above statements are correct? ब्रॉड माइक्रो थीम, EU रेगुलेशंस। चलो, इसको डाइसेक्ट करते हैं। ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट SGP क्या है? SGP यूरोजोन के देशों के लिए मेन फिस्कल रूल बुक है। इसका कोर पर्पस ये सुनिश्चित करना है कि देश अपने फाइनेंसेस को जिम्मेदारी से मैनेज करें ताकि यूरो करेंसी स्टेबल रहे। मेन रूल्स ये हैं कि एक देश का सालाना बजट डेफिसिट उसकी जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसका टोटल नेशनल डेट जीडीपी के 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट्स 2 और 3 के बारे में क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी शेयर करने के बारे में। SGP का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से फाइनेंशियल और बजटरी रूल्स का एक सेट है। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए दूसरे EU प्रोग्राम्स हों, लेकिन वो इस स्पेसिफिक पैक्ट का हिस्सा नहीं है। तो स्टेटमेंट्स 2 और 3 गलत है। तो 3 स्टेटमेंट्स में से सिर्फ एक ही सही है। इसका मतलब है कि आंसर ए ओनली 1 है। सही है। मेमोरी हैक सिंपल है। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट EU का फिस्कल पॉकेट डिसिप्लिन एक्ट है। ये सब बजट्स, डेफिसिट्स और मनी मैनेजमेंट के बारे में है। मिनी रिकैप, ये पैक्ट बजटरी डेफिसिट को लिमिट करने वाली एक ट्रीटी है, बस। द आंसर इज ए। अब चलो सबसे लेटेस्ट 2024 से। क्वेश्चन 41। स्टेटमेंट 1। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेटमेंट 2। In India, the law prohibits the import of genetically modified food without the approval of the competent authority. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, करंट अफेयर्स। स्टेटमेंट 1 कहता है कि इंडिया यूएसए एप्पल्स इंपोर्ट नहीं करता। ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम। और ये गलत है। इंडिया US एप्पल्स के लिए एक मेजर मार्केट है। बल्कि 2023 में ये बड़ी खबर थी जब इंडिया ने अमेरिकन एप्पल्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स हटा दिए और उसके बाद इंपोर्ट्स काफी बढ़ गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 फैक्चुअली गलत है। और पहले की तरह अगर स्टेटमेंट 1 गलत है तो इस फॉर्मेट में आंसर डी ही होना चाहिए। हम A, B और C को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन चलो स्टेटमेंट 2 को वेरीफाई करते हैं। ये कहता है कि इंडियन लॉ GM फूड के इंपोर्ट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना प्रोहिबिट करता है। ये सही है। इंडिया में इसलिए टॉप बॉडी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी GEAC है। उसके अप्रूवल के बिना कोई भी GM फूड इंडिया में लीगली इंपोर्ट या बेचा नहीं जा सकता। तो स्टेटमेंट 2 लॉ का एक सही स्टेटमेंट है। तो मेमोरी हैक के लिए बस सोचो, एन एप्पल अ डे फ्रॉम द USA कीप्स द ट्रेड गोइंग। हम उन्हें जरूर इंपोर्ट करते हैं। और GM फूड्स के लिए याद रखो कि गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट गेटकीपर की तरह काम करती है, तो GEAC का अप्रूवल जरूरी है। अच्छा है। मिनी रिकैप, इंडिया US एप्पल्स इंपोर्ट करता है और GM फूड अप्रूवल पर लॉ सही ढंग से बताया गया है। द आंसर इज डी। और आज के लिए हमारा आखिरी सवाल 2024 से नंबर 42। स्टेटमेंट 1। Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, emigrating to other countries. Statement 2. Venezuela has the world's largest oil reserves. ब्रॉड माइक्रो थीम, ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स। चलो स्टेटमेंट 1 से शुरू करते हैं। क्या वेनेजुएला ने रैपिड रिकवरी अचीव की है?
बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। वेनेजुएला अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस में से एक से गुजर रहा है, जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन, आम सुविधाओं का अभाव और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इस क्राइसिस की वजह से 7 मिलियन से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। रैपिड रिकवरी फ्रेज जमीनी हकीकत का बिल्कुल उल्टा है। तो एक बार फिर स्टेटमेंट 1 गलत है। इसका मतलब है कि आंसर डी ही होना चाहिए। सही है। और चलो स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। ये एक जाना माना ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक फैक्ट है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। और इससे कुछ अच्छी पेरिफेरल नॉलेज मिलती है। ये सिचुएशन रिसोर्स कर्स का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जहां अपार प्रकृति संपदा वाला देश खराब गवर्नेंस और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण असल में गरीब होता है। एग्जैक्टली यही पैराडॉक्स वेनेजुएला की कहानी का कोर है। मेमोरी हैक सिंपल है। वेनेजुएला को रिच बट पुअर देश के रूप में याद रखो। तेल में अमीर, लेकिन रिसोर्स कर्स के कारण हकीकत में गरीब। बहुत आसान तरीका है इसे याद रखने का। मिनी रिकैप, वेनेजुएला में कोई रैपिड रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। द आंसर इज डी। क्या जबरदस्त डीप डाइव भाई है। हमने पिछले कुछ सालों के पूरे एक्सटर्नल सेक्टर को कवर कर लिया है, करेंसी क्राइसिस और एफडीआई से लेकर आईएमएफ टूल्स, एनईआरआर और लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड इश्यूज तक। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स अब आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ये एक बहुत ही विस्तृत सफर था। जब आप सारे सवालों को एक साथ देखते हैं तो उनके पैटर्न साफ दिखने लगते हैं। चलो जल्दी से मैं टेकअवेज को रिकैप करते हैं। पहला, डॉलर इनफ्लोज करेंसी क्राइसिस के खिलाफ आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरा, पीपीपी टर्म्स में याद रखो इंडिया पोडियम पर है, रैंक 3। सीयूआई। तीसरा, एफडीआई एक मैरिज है, लोन नहीं। ये एक स्टेबल नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लो है। चौथा, डिवैल्यूएशन आपके एक्सपोर्ट्स को डिस्काउंट देता है, लेकिन बेहतर ट्रेड बैलेंस की गारंटी नहीं देता। और आखिर में, ग्लोबल क्राइसिस में थोड़ा सा इंसुलेशन, लेस एक्सपोजर एक अच्छी चीज है। बहुत सॉलिड समरी है, लेकिन यहाँ आपके सोचने के लिए एक आखिरी विचार है। हमने देखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए कम एक्सपोजर एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में क्या कोई देश सच में इम्यून रह सकता है? और उस आइसोलेशन की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या वो धीमी ग्रोथ है? ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी के बीच ये तनाव हर जगह पॉलिसी मेकर्स के लिए केंद्रीय दुविधा है। इस पर सोचना जरूर।